What's up all my VCNs? Once again बच्चे वेलकम बैक टू रफ्तार, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आई थिंक आप सब बच्चे ये बात जानते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हाई वेटेज वाला टॉपिक है, जहां से बच्चे 8 नंबर आपके बनते हैं, 8 नंबर जेई मेन में। सिमिलरली जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों के लिए भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैंने इस पूरे के पूरे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे, उनको एक जगह पर इकट्ठा किया है और वो सारे के सारी चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखो, वैसे केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत ही एक लेंदी चैप्टर है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बट हाँ, अगर ध्यान से देखा जाए कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम टाइमर 20 मिनट की बजाय बच्चे 25 मिनट का टाइमर हम रखते हैं, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग आज हमें 20 से 25 मिनट डेफिनेटली लगेंगे अगर हम इस केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो अगले कुछ सेकंड्स में जैसे ही मैं टाइमर स्टार्ट करूंगी, हम अपना केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और कम से कम 4 से लेके 8 नंबर आपके एश्योर हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे फॉर योर जेई मेन एंड फॉर योर नीट ऑल्सो। चलिए, सो कर देते हैं स्टार्ट अपना पूरा का पूरा टॉपिक। ध्यान से देखिए बच्चे, केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि हमें ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आना चाहिए। बच्चे, आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर जो है, वैसे तो आप सोचेंगे कि ये तो मैम स्कूल में भी नहीं सिखाते, आप क्यों सिखा रहे हो, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के नाम पे। आप जानते हैं आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। किसी भी कंपाउंड में आपको कहेगा कि टोटल लोन पेयर बताओ, या आपसे पूछेगा बताओ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, या शेप और हाइब्रिडाइजेशन वाले सवाल। तो इन सारे सवालों का जो ओरिजिन है बच्चे, इन सारे सवालों का जो ओरिजिन है वो है ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर में आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि बच्चे, जो आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके साथ साथ अगर आपके पास O- है बच्चे, ये सारे के सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। O वैसे डबल बॉन्ड बनाता है, मगर अगर आपको पेपर में O- दिया होता है तो बच्चे ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। याद रखिए, जब भी आप ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर आपके स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और स्पीशीज के अंदर ऑक्सीजन है, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीजन जो है ना वो इतना भुक्खड़ होता है, इतना भूखा होता है नेगेटिव चार्ज का, कि वो नेगेटिव ना चाहते हुए भी आपको किसको देना पड़ेगा, ऑक्सीजन को। मैं वापस रिपीट करती हूँ, अगर आपकी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज है और अगर आपकी स्पीशीज में ऑक्सीजन है, तो वो नेगेटिव चार्ज ना चाहते हुए भी आपको ऑक्सीजन को ही देना पड़ेगा। मगर सपोज करो अगर आपकी स्पीशीज में नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, मगर आपकी स्पीशीज में ऑक्सीजन नहीं है, चाहे आपकी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, मगर अगर आपकी स्पीशीज में ऑक्सीजन नहीं है, तो वो जो प्लस या माइनस चार्ज है बच्चे, वो कौन खा जाएगा, वो सेंट्रल एटम जो है वो खा जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन है तो नेगेटिव चार्ज आपको ऑक्सीजन को देना है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, वो आपको सेंट्रल एटम को देना है। बस मेरा इतने से समझाने से आपके 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, सपोज करो अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया CO3 और मैं आपसे पूछ रही हूँ बताओ CO3 में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या लोन पेयर कितने हैं। तो सबसे पहले कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास, 2 O-, देखो ऑक्सीजन के ऊपर 2- है, तो 2 O- है, वो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, बन गया ऑक्टेट कंप्लीट। तीसरा ऑक्सीजन, इसके पास कितने, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो बन गया। तो अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 1 2 3 4, कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो ये सारे के सारे जो लोन पेयर्स हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद आपको कैलकुलेट कर देने हैं। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई? सपोज करो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए NO2 पॉजिटिव, वो आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर या टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, आपने क्या सोचना है भाई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ना, मगर क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन को दे दो। तो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 4। कितनी ऑक्सीजन है, 2, तो डबल बॉन्ड बनवा दो और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया बच्चे NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर रेडी। क्या ये बात भी सबको अच्छे से समझ आ गई? एक और क्वेश्चन देती हूँ जो रिसेंटली जेईई मेन में पूछा गया है। सपोज करो मैं आपको कहती हूँ ClO3- में आप मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। ऐसे ही सवाल जेईई मेन में पूछे जाते हैं इंटीजर टाइप में। देखो मैंने आपको क्या कहा था,
अगर आपके मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज है और अगर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन है तो वो नेगेटिव चार्ज कौन खा जाएगा? ऑक्सीजन। तो पहले तो क्लोरीन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब एक O- है तो वो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, बाकी 2 ऑक्सीजन को जोड़ दो डबल बॉन्ड से, बचा 1 लोन पेयर। अगर उसने पूछा कि बताओ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, तो याद रखेगा ये भी और ये साइड एटम के लोन पेयर भी आपको काउंट करने हैं बच्चे। आपको साइड एटम के लोन पेयर जो हैं उनको भी काउंट करना है। मगर अगर उसने पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, तो आंसर केवल 1 आएगा। अगर कोई पूछे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, तो आंसर 1 आएगा। तो यहां मैंने शायद 3-4 मिनट हुए होंगे, है ना, 5 मिनट हुए हैं। इन 5 मिनट में आपका 4 नंबर का जेईई मेन का सवाल पक्का हो गया, क्योंकि ऐसा सवाल जेईई मेन रिपीट बेसिस पे पूछा जाता है दैट यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम और द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इन द एंटायर मॉलिक्यूल। ऐसे सवाल आपके पास डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ये बात ठीक है। अब इसी से ही मैं एक स्टेप आगे बढ़ती हूँ बच्चे। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पता है, तो मैं आपको बता देती हूं आपके पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं प्लस कितने लोन पेयर हैं। दिस इज बेसिकली गोइंग टू टेल यू अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, ये आपको बताता है अबाउट द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल, हमारे मॉलिक्यूल में कितनी ऑर्बिटल्स ऐसी हैं जो हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो कर रही हैं, वो हमें कौन बताता है? केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में हम इंक्लूड नहीं करते। सपोज करो अगर मेरे पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को मिला के टोटल नंबर 2 आता है, तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अगर मेरे पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर को मिला के नंबर 3 आता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। नंबर 4 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3। टोटल नंबर 5 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। टोटल नंबर 6 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2। इससे आगे हमारे जेईई मेन के सिलेबस में नहीं पूछा जाता है। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आ गई? अगर मैं बच्चे sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, सपोज करो किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, दोनों बॉन्ड 180 डिग्री पे होंगे, यानी कि लीनियर शेप क्या हो जाएगी? लीनियर। अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड विल बी देयर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, जो शेप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। ये बात ठीक है? आगे देखिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, तो होना क्या चाहिए? इस तरीके का, यानी कि वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो जो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, और जो शेप हो जाएगी वो हो जाएगी बच्चे टेट्राहेड्रल। क्या ये बात भी सबको अच्छे समझ आ गई? अब यहां से कहानी थोड़ी सी तिगड़मबाजी वाली शुरू होती है। सपोज करो सिग्मा प्लस लोन पेयर आपका 3 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हो गई sp2, मगर आपको पता चला कि बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 1 है। बॉन्ड पेयर कितने? 2, लोन पेयर कितने? 1। तो पहले तो आप ऐसे बनाएंगे, मगर अगर मेरे पास एक लोन पेयर आ गया बच्चे, जब मेरे को कोई शेप या ज्योमेट्री पूछता है तो मैं फोटो खींचते वक्त लोन पेयर को कंसीडर नहीं करूंगी। अब मेरे लिए शेप केवल यही होगी। शेप कितनी हो जाएगी? खाली खाली बेंट, या फिर जिसको वी बोलते हैं। वैसे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होना चाहिए था, मगर क्योंकि लोन पेयर ज्यादा जगह लेगा वो धक्का मारेगा, सो नाउ द बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। ये बात सब जानते हैं। आगे देखिए, इसी चीज को अगर मैं कंटिन्यू करती हूं बच्चे, यहीं से सारे के सारे एग्जाम्पल बनेंगे। अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर आपका टोटल 4 आ रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो 3-4 केसेस पॉसिबल है। या तो हमारा लोन पेयर देखो 0 और बॉन्ड पेयर कितने? 4, या फिर लोन पेयर मेरा 1 और बॉन्ड पेयर कितने? 3, या फिर लोन पेयर मेरे 2 और बॉन्ड पेयर भी कितने? 2। तो पहले तो यही बना लिया करो चारों, पहले चारों यही बना लिया करो। अब अगर उसने कहा एक भी लोन पेयर नहीं है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री टेट्राहेड्रल। अगर उसने कहा एक लोन पेयर है, तो आपको ट्राइगोनल पिरामिडल दिखाई दे रहा है, बॉन्ड एंगल लगभग 107 डिग्री। अगर उसने कहा कि मेरे पास 2 लोन पेयर हैं, तो वो मुझे बेंट या फिर वी शेप दिखाई देगा, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री। ये पानी का एग्जाम्पल, अमोनिया का एग्जाम्पल, मीथेन का एग्जाम्पल। आई होप ये चीज सबको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर मेरे पास सिग्मा प्लस लोन पेयर टोटल 5 आ रहे हैं, तो इस तरीके की हाइब्रिडाइजेशन को हम sp3d के नाम से जानते हैं। sp3d 2 चीजों से मिलकर बना है, एक है sp2, एक है pd। sp2 बच्चे होता है ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। अगर मैं sp2 की बात करूं, ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर, जिसमें हर बॉन्ड में
इक्वेटोरियल बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% होता है, और पीडी होता है बच्चे ऐसे वाला, है ना, पीडी बन जाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब मैंने इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन को मिक्स किया तो मेरे पास जो शेप आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एक ट्राइगल, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं ये लंबे होते हैं, इनको एक्सियल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर 0 होता है। और जो हमारे ये वाले 3 बॉन्ड्स हुए इनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होता है? 33%। ये लेंथी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और ये बॉन्ड शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होने के साथ साथ ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे। क्या ये बात भी सबको अच्छे से समझ आ गई? दिस इज क्लियर। sp3d2 के बारे में सारी कहानी सबको क्लियर होगी। तो बच्चे जितने भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड टू VSEPR थ्योरी, है ना, रिलेटेड टू VSEPR थ्योरी, वो यहीं से ही स्टार्ट करने हैं। पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ लोन पेयर देखना है, ठीक है। सिग्मा और लोन पेयर आपको बता देगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर वो नंबर 2 है तो कह देना, देखो अगर नंबर 2 है तो sp3 है, sp24 है, sp35 है, sp3d6 है, sp3d2। क्या ये बात सबको अच्छे से समझ आई? यहां तक की सारी कहानी सबको अच्छे से क्लियर है? अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि बच्चे अगर सपोज करो आपके पास PCl5 है तो आपने क्या किया, फॉस्फोरस और ये सारे के सारे Cl यहीं पर रख दिए। एक हमारा होता है बच्चे बेंड्स रूल, एक हमारा होता है ना, बेंड्स रूल। बेंड्स रूल ये कहता है बच्चे, बेंड्स रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, बेंड्स रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मैं एक्सियल पोजीशन पे रखना चाहूंगी, और अगर मेरे पास लोन पेयर है, तो उसको मैं हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना चाहूंगी, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलती है। याद रखिएगा, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पे रहना चाहेगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रहना चाहेगा। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? यहां तक की कहानी सबको अच्छे से क्लियर हो गई तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा बोल देती हूं, अगर मेरे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है, मेरे पास कोई ऑप्शन है जैसे SF4, सपोज करो मेरे पास ऑप्शन है SF4, मैं कैसे सोचूंगी? मैं सोचूंगी 1 2 3 4 5 6, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4। पहले मैंने ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, फिर मैंने देखा मैम सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितने हैं, 1, तो टोटल कितना हो गया, 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3d। अब शेप निकालनी है। मैंने कहा मैम 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, लोन पेयर को कहाँ रखना है, यही तो रटवाया, लोन पेयर को कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। जब मैं फोटो खींचूंगी तो मेरे को लोन पेयर दिखाई नहीं देगा, मगर लोन पेयर इसको भी धक्का मारेगा, इसको भी धक्का मारेगा, तो शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, सी-सॉ जैसी। ऊपर लोन पेयर शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी, सी-सॉ जैसी, यानी कि SF4 जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, मगर इसकी शेप क्या हो जाएगी, सी-सॉ। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई? दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद बच्चे जितने भी कंपाउंड्स हैं ग्रुप नंबर 18 जिनॉन के, जैसे XeO2F2, XeF6, है ना, XeO3, इन सबके स्ट्रक्चर्स आपसे जेईई मेन में लगातार रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, ये जरूर करके जाना। मूविंग फर्दर, मुझे नंबर नहीं याद कौन सा नंबर है, मगर मैं अब आपको सिखा देती हूँ बच्चे ऑक्सी एसिड के स्ट्रक्चर्स। यहां से भी लिटरली बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर कैसे देखते हैं, ध्यान से समझना बच्चे। अगर मैं सल्फर या फिर फॉस्फोरस के लिए बात करूं, और एक बार मैं बात करूंगी क्लोरीन के लिए, सल्फर और फॉस्फोरस के लिए, अगर आपके पास कोई भी ऑक्सी एसिड है जिसके अंदर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उस एसिड को हम इक के नाम से जानते हैं। अगर मैक्सिमम में से 2 कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसको अस के नाम से जानते हैं। अगर अस में से 2 घटाया, उसको हाइपो अस के नाम से जानते हैं। और अगर मैंने इक में 2 ऐड कर दिया तो इसको परिक ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, सल्फर का स्केलेटल होता है 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, फॉस्फोरस का स्केलेटल होता है 1 डबल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड। सल्फर का स्केलेटल 2 डबल 2 सिंगल, फॉस्फोरस का स्केलेटल 1 डबल 3 सिंगल। अगर मैं क्लोरीन में बात करूं बच्चे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि +7, इसको हम बोलते हैं पर इक, जबकि मैक्स में से 2 गया यानी कि 5, इसको बोलते हैं इक। इक में से 2 गया, इसको बोलते हैं अस, यानी कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अस। और अगर अस में से 2 गया यानी कि +1 वाला, वो हो जाएगा हाइपो अस।
याद रखिएगा क्लोरीन का स्केलेटल 3 डबल 1 सिंगल, क्लोरीन 3 डबल बॉन्ड 1 सिंगल बॉन्ड बनाना चाहता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो मेरे पास एग्जांपल है HClO4, यहाँ देखिए क्लोरीन +7 में है, इसको बोलेंगे पर क्लोरिक एसिड, इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरिक एसिड। तो क्लोरीन क्या करेगा? 3 डबल 1 सिंगल, है ना। अब मेरे पास कितने ऑक्सीजन है? 4 और 1 हाइड्रोजन है, तो सिंगल बॉन्ड तो OH बना लेगा, 1 2 3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर क्लोरिक एसिड। अगर कोई कहे नहीं मैम HClO2 का स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो पर क्लोरिक, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरस, CHLOROUS, इसका नाम हो जाएगा क्लोरस एसिड। तो देखो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 1 + x - 4 = 0, x की वैल्यू कितनी? +3। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से देखना, 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, डन। अब बचा क्या? 1 ऑक्सीजन बनाएगा डबल बॉन्ड। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो ये दोनों लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HClO2। क्या ये बात सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? आई होप यहां तक की सारी कहानी क्लियर हो गई है, डन। आगे देखिए, एक और छोटा सा हिंट देती हूं बच्चे। मान लो अगर आपके पास एक ऐसा एसिड है जिसके अंदर मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, जैसे H2S2O7, ठीक है, जैसे H2S2O7, जैसे H2S2O8, जैसे H2SO4। सपोज करो ये 3 एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है। याद रखिए, अगर मेरे पास जो सेंट्रल एटम है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस केस में SOS बॉन्ड बनेगा। अगर उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा है, तो उसके अंदर गांधी जी वाला परऑक्साइड सिंगल OO सिंगल बॉन्ड बनेगा। और अगर किसी एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम है, तो उसके अंदर SS बॉन्ड आएगा। बहुत बार जेई में डायरेक्टली यही सवाल आता है, पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें परऑक्सी बॉन्ड होगा, इनमें से कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें SOS बॉन्ड होगा, इनमें से कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें SS या फिर PP बॉन्ड होगा। आपने क्या चेक करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है तो SOS बॉन्ड, अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम है तो SOOS बॉन्ड, अगर लेस देन मैक्सिमम है तो SS बॉन्ड। एक एग्जांपल देखते हैं। सो ये 2 + 2x - 14 की वैल्यू 0, तो ये देखना 2x की वैल्यू 12, x की वैल्यू कितनी? +6। अगर x की वैल्यू +6 यानी कि मैक्सिमम आ गई, तो क्या मैं बोल दूं? SOS बॉन्ड बना दो। अब सल्फर का स्केलेटल, सल्फर 2 डबल बनाना चाहता है, 2 सिंगल, है ना। तो कितने हाइड्रोजन है? 2, और कितने ऑक्सीजन है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये OH ये OH बन गया। ओलियम का स्ट्रक्चर H2S2O7। कोई कहे H2S2O8, तो 2 + 2x, है ना, -16 = 0, तो 2x की वैल्यू कितनी? 14, x की वैल्यू कितनी? +7। अरे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 आ गई, यानी कि मैक्सिमम से ज्यादा, तो क्या करेंगे? SOOS बॉन्ड। सल्फर 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड, 8 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हाइड्रोजन, दिख गया परऑक्सी बॉन्ड। सो इस तरीके से आपसे पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट मेंस में जनरली एक्सेप्शंस को ये कंसीडर नहीं करते, जो बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं। सल्फर या फॉस्फोरस, एक हिंट देती हूँ, क्लास 12th की एनसीईआरटी में जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, ग्रुप नंबर 16 की, ग्रुप नंबर 17 की, है ना, और ग्रुप नंबर 15 की, जितने भी एसिड्स बन रखे हैं एक बार उनको पढ़कर जाना। परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, ठीक है, एक बार इनको रीड मार के जाना। अगर आपको ये चीजें आती हैं जो मैंने आपको सिखाई, डेफिनेटली आपने जो है अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा। इन केस किसी ने नहीं पढ़ी, तो मैंने रिसेंटली एक सेशन लिया था जहां पर मैंने आपको सिखाए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th और क्लास 12th। उस सेशन में भी वो सारी चीजें करा रखी हैं, एक बार करके जरूर जाना, ठीक है। चलिए लास्ट में बच्चे एक और छोटी सी मैं बात करती हूं। वंस अगेन लेट मी टॉक अबाउट MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। MOT में आपको 2 चीजें पढ़ाई जाती है, विच इज MOD। वैसे तो देखो मेरा चोटिला मेथड बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है, बट स्टिल मैं आपको यह बता देती हूं कि जब आप किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, जैसे H2 C2 B2 O2 N2, अगर आप डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो 2 तरीके के डायग्राम बनते हैं। एक वो बनता है जहां पर विदाउट sp मिक्सिंग हम बनाते हैं। हम 2 तरीके के डायग्राम बनाते हैं बच्चे, एक होता है विदाउट sp मिक्सिंग और एक होता है हमारा विद sp मिक्सिंग। ये थ्योरी के लिए सिखा रही हूं, अदरवाइज शॉर्टकट अभी 2 मिनट में सिखाऊंगी।
हम दो डायग्राम बनाते हैं बच्चे, एक होता है हमारा विदाउट एसपी मिक्सिंग, एक होता है हमारा विद एसपी मिक्सिंग। अगर विदाउट एसपी मिक्सिंग का डायग्राम है तो कुछ ऐसा होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। ये ध्यान से देखिए, पाई 2px, पाई 2py, ये होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और एक होता है सिग्मा स्टार 2pz। अगर आप पेपर में इतना बड़ा बनाने बैठेंगे तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। तो मैं अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती हूं कि बच्चे विदाउट एसपी मिक्सिंग आप देखो ना, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। दैट्स इट, सिर्फ इतना याद रखना है। अब इसको भी नहीं याद रखना तो भी एक और शॉर्टकट सिखाती हूँ। अगर विद एसपी मिक्सिंग है तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो सिग्मा 1s, फिर ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s, ये बनेगा सिग्मा 2s, ये बनेगा सिग्मा स्टार 2x। यहां पर आ जाता है बच्चे पाई 2px, पाई 2py, ये आ जाएगा सिग्मा 2pz, ये आ जाएगा बच्चे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। आई नो पेपर में ये इतनी कहानी करना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसका भी शॉर्टकट देखो। अगर मैंने विद एसपी मिक्सिंग डायग्राम लिखा तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। केवल टिक 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 करके आंसर बनाना है। अब ये दिक्कत क्या है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम मैम ये विद एसपी मिक्सिंग हो विदाउट एसपी मिक्सिंग हो किसके लिए लगाते हैं, शॉर्टकट सुन लो बच्चे। अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, या इनके रिश्तेदार, रिश्तेदार का मतलब O2 पॉजिटिव, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 पॉजिटिव, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उन सब के लिए हम विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम लगाएंगे। कौन सा डायग्राम, विदाउट एसपी मिक्सिंग वाला डायग्राम। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन या इनके कोई भी रिश्तेदार, इनकी कोई भी चार स्पीशीज। मगर मान लो अगर मेरे पास लिथियम है, मेरे पास बेरिलियम है, मेरे पास बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, या फिर इनके रिश्तेदार हैं, तो आप हमेशा कौन सा डायग्राम लगाएंगे, विद एसपी मिक्सिंग वाला। तो ये तो था एक्चुअल चीज जो मुझे आपको सिखानी चाहिए थी, मगर मैं ये एक्चुअल चीज बच्चों को कम सिखाती हूँ, आनी चाहिए क्योंकि थियोरी के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अब देखो तुम्हें केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, हैशटैग चोटिला मेथड, ध्यान से देखना। मैं ना राजकोट से बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर पे है ना एक मंदिर है, चोटिला माता का मंदिर, मैं तुम्हें वो बताती हूँ, बहुत बढ़िया है ना। वहां पे जाके मन्नत मांगो ना, मन्नत बिल्कुल पूरी हो जाती है। तो एक पहाड़ी की चोटी पे, मतलब पहाड़ी के चोटी पे मंदिर बना हुआ है, और ऐसे बहुत सारे पगथिया, पगथिया मतलब स्टेप्स, हम गुजराती में पगथिया बोलते हैं सीढ़ियों को। तो यहां से नंबर लिखना शुरू करो, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बोलते ना पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक और चीज आपको सिखाती हूँ बच्चे, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। मगर अगर आपको किसी स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, ठीक है, आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 14 के आगे लिखेंगे 3, यहां लिखेंगे 2.5, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 1.5, यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 0.5, यहां लिखेंगे 0। अगर किसी चीज का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, यानी कि वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती। इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता देती हूं, अगर किसी स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, यानी कि उस स्पीशीज में बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा स्पीशीज स्टेबल है, स्पीशीज स्टेबल है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यानी कि बॉन्ड की लेंथ कम होगी। ऐसा कोई जेईई मेन का पेपर नहीं जहां पर हमारा चोटिला मेथड ना लगता हो, हर जगह चोटिला मेथड वैलिड है। अब आपसे ऐसे एक सवाल जेईई मेन में पूछे जाते हैं, O2
O2 पॉजिटिव, O2 2 पॉजिटिव, O2 माइनस, इन सबको स्टेबिलिटी में लिखो, आपने टेंशन नहीं लेनी है। कितने इलेक्ट्रॉन? 16, 16 में से एक गया 15, 15 में से एक गया 14 और 16 में एक ऐड किया 17। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना? 2.5। 13 में मतलब 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना? 3। और अगर 17 है, ध्यान से देखना, 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना? 17 में बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5। तो बस जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा, मतलब जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल। यहां से जेईई मेन का 4 नंबर का सवाल डेफिनेटली आता ही आता है। ठीक है, अब एक लास्ट चीज आपसे पूछी जाती है कि इनमें से आपको बताना है कौन सी स्पीशीज हैं जो डायामैग्नेटिक हैं, इनमें से कौन सी स्पीशीज हैं जो पैरामैग्नेटिक है। भाई साहब इसका भी एकदम मतलब बढ़िया इलाज बताती हूं। ठीक है, जितनी भी स्पीशीज जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारी स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होंगी। 2 एक्सेप्शन है, इवन 10 वाले और 16 वाले। अगर किसी स्पीशीज में 10 इलेक्ट्रॉन है या 16 इलेक्ट्रॉन है वो भी पैरामैग्नेटिक होती है। अगर कोई स्पीशीज जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, any species with even number of electron will always be a diamagnetic species, no such exception। ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बताओ इनमें से कौन पैरा कौन डाया, तो आपने देखा मैम 16 इवन है तो ये डाया होना चाहिए, मगर 16 एक्सेप्शन था तो ये पैरामैग्नेटिक। 15 डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक, 14 नो एक्सेप्शन डायामैग्नेटिक, 17 नो एक्सेप्शन पैरामैग्नेटिक। ये आपके जेईई मेन के 4 नंबर का सवाल यहां से एज सच बन जाता है। क्या ये बात सबको अच्छे समझ आई? यस। सो 25 मिनट हो चुके हैं, मैं एक 26वां मिनट आपको और जरूर बताना चाहूंगी। बच्चे यहाँ पर कोई ऐसा एक छोटा सा टॉपिक है जिससे सवाल पूछा जाता है, वो है फजान्स रूल। बच्चे फजान्स रूल ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड है ना, जैसे ये Na+ हो गया, ये Cl- हो गया, या Li+ हो गया और ये Cl- हो गया। तो फजान रूल ये कहता है बच्चे कि अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड है जो कि आयनिक है तो वो कभी भी 100% आयनिक नहीं होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। सो द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक मॉलिक्यूल इज व्हाट इज नोन एज फजान्स रूल। फजान बाबा ये कहते हैं बच्चे कि अगर आपका कैटायन छोटा होगा, कैटायन छोटा होना चाहिए, अगर आपका एनायन बड़ा होगा, एनायन बड़ा होना चाहिए, तो जो कैटायन है वो एनायन को अच्छे से पोलराइज कर पाएगा। कैटायन के लिए हम डिफाइन करते हैं बच्चे पोलराइजिंग पावर, एनायन के लिए हम डिफाइन करते हैं पोलराइजेबिलिटी। क्या डिफाइन करते हैं? पोलराइजेबिलिटी। तो अगर कैटायन छोटा, अगर एनायन बड़ा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। और एक और चीज याद रखना, कैटायन पे चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, एनायन का चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लिथियम क्लोराइड और NaCl में से बताओ किसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो देखो Cl- दोनों में से जिसका कैटायन छोटा, यानी कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा और इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रही है कोवेलेंट कंपाउंड है, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कम, यानी कि NaCl के अंदर जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो ज्यादा। व्हेन आई कंपेयर दीज टू। क्या ये कहानी सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गई है? क्या ये कहानी सबको क्लियर हो गई? सो दिस वॉज ऑल अबाउट, है ना, यहीं से सारी चीजें रिलेट होती हैं। वो आपसे थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में एक एक करके जरूर बताऊंगी, ठीक है। बट जो मेजर था, जो मेजर पोर्शन था केमिकल बॉन्डिंग का, दैट वाज समथिंग रिलेटेड टू ऑल द टॉपिक्स जो मैंने आज के सेशन में डिस्कस करे। एंड आई प्रॉमिस बच्चे, आई प्रॉमिस कम से कम 4 से 8 नंबर के सवाल आपके बन जाते हैं अगर आपको ये बेसिक नॉलेज भी क्यों ना पता हो। ऐसा नहीं है कि केमिकल बॉन्डिंग के सवाल बहुत मुश्किल आ रहे हैं, कोई भी मुश्किल सवाल पेपर में नहीं देखा गया। इतने सारे पेपर हुए हैं, कोई ऐसा पेपर नहीं था जिसमें केमिकल बॉन्डिंग का इतना मुश्किल सवाल था कि बच्चा ना कर सके। इट इज जस्ट अबाउट, भले आपको कम चीजें आती हो, मगर जितनी चीजें आपके दिमाग में है ना, आपको पेपर में उतारनी है, पेपर में वो चीजें चमकनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए। एक बार जो मैंने आपको पढ़ाया ना, एक बार अगर आपने इसको रिवाइज कर लिया और यहीं से क्वेश्चन आपके बनेंगे, बस एक कॉन्फिडेंस रखना कि मुझे आता है। जब अपने ऊपर विश्वास रख के जाओगे ना, तो अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक भी रहे हो ना, वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। बट जब आपने अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखा तो आता हुआ क्वेश्चन भी बच्चे गलत हो जाता है, ये बात याद रखेगा, ठीक है।
सो यहाँ पर मैं वाइंड अप करती हूँ अपना चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो मेक श्योर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रफ्तार वाली जरूर देखकर जाना। जेई मेन में 30 से 40 नंबर का जंप अभी भी पॉसिबल है। एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट अ वीसीएन टिल नाउ, मेक श्योर यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू आर अ प्राउड वीसीएन। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।